Assalamu alaikum everyone. Let's start with the paper. May, June 2019, variance 11. Temperature of the sample of the inert gas is increased. What effect does this have on the number of molecules with the most probable energy and on the number of molecules with high energy? Okay, so this question is all about Boltzmann distribution curve. So you should remember the sketch of the Boltzmann distribution curve. जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और x एक्सिस के ऊपर जो है वो एनर्जी होती है, राइट? At low temperature the curve should be like this, and this is the most probable energy. Now when we increase the temperature, obviously curve maximum shifts to the right hand side like this. So the most probable energy is now on this side. So at high temperature, most probable energy decreases because curve maximum shifts to the right hand side. And obviously आप नोट करें पहले आपके पास ये एनर्जी थी, राइट? लेकिन अब आपके पास ये एनर्जी हो गई है, सो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई और पहले ये एनर्जी थी आपके पास, तो प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं एनर्जी के साथ, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो आपको इस फ्रैक्शन से नजर आ रहा है, ठीक है जी? तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. Question number 2. A sample of element X is analyzed using mass spectrometry. The mass spectrum obtained is shown. ठीक है. What is the relative atomic mass of the sample of element X? So it's an easy question. 112 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, प्लस 114 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 से, प्लस 115 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 41 से और डिवाइड कर दीजिए आप इसको 100 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? ये आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 114.4. So right answer is D. Question number 3. A washing powder contains sodium hydrogen carbonate as one of the ingredients in a titration. A solution containing 1 gram of this washing powder requires 7.15 cm cube of 0.1 mole per dm cube sulfuric acid for complete reaction. The sodium hydrogen carbonate is the only ingredient that reacts with the acid. What is the percentage by mass of sodium hydrogen carbonate in washing powder? So percentage by mass of sodium hydrogen carbonate हमें calculate करना है और obviously उसको calculate करने के लिए हम सबसे पहले determine करेंगे equation. तो equation ये है हमारे पास 2NaHCO3 इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं. It will turn to sodium sulfate, water and carbon dioxide. This is the first part of the question. Second part is
कि मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, मुझे कंसंट्रेशन गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड की, सो आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 1000 cm³ में आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल ऑफ एसिड। तो अगर 7.15 cm³ है आपके पास, तो मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास? मोल्स हो जाएंगे आपके पास 0.000715 मोल्स। ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि ये 2 मोल्स हैं, ये 1 मोल है। आपने भी 0.000715 मोल्स कैलकुलेट किए हैं। तो बताइए मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने हो जाएंगे? तो आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएंगे 0.00143 मोल्स। ठीक है जी। आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, एंड फॉर दैट मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एमआर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इक्वल्स टू, मोल्स आपने कैलकुलेट किए 0.00143। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एमआर होता है बेटा, ये हम कैलकुलेट करेंगे, और ये एमआर होता है 84। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.120 ग्राम। अब जाहिर सी बात है मुझे परसेंटेज बाय मास और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकालना है। तो परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे प्लस which is equals to 0.120 ग्राम ओवर मास ऑफ वॉशिंग पाउडर लेंगे which is 1 ग्राम, और into 100 करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 12%। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। I hope it makes sense to you. Next, outermost electrons in an atom of neon occupies a particular orbital, which shows the relative energy and shape of this orbital. बेटा neon है आपके पास, तो what you can do is कि आप neon की configuration कर लीजिए। neon का atomic number 10 होता है, so it has 10 electron. configuration करें 1s2, 2s2 and then 2p6। सही है जी। अब जाहिर सी बात है, आप नोट करें p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल की तो बेटा डम्बल शेप होती है, आपको हमने बताया। एंड ऑब्वियसली p orbital has high energy and s orbital has low energy। तो outermost electron कह रहे हैं वो, so this is your outermost electron, right? तो वो p orbital के अंदर है, तो p orbital की शेप डम्बल, और जाहिर सी बात है p orbital has higher energy, तो हायर एनर्जी आ जाएगा आपके पास। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। इन विच स्पीशी इज देयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बेटा CH3 कह रहे हैं, तो CH3 लिखिए यहाँ। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। आप यहाँ पर CH3 लिखिए 1 2 3, इसका प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी गलत। CH3 के लिए आप लिखिए CH3, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हाईलाइट किए, -1 है यहाँ पर चार्ज, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, वो ये आ गया। तो दिस हैज अ लोन पेयर, सो C is going to be the right answer. Now the next is, when an evacuated tube of volume 400 cm³ is filled with a gas at 300 Kelvin and 101 kilopascal, the mass of tube is increased by 0.65 gram. Assume gas behaves an ideal gas. What could be the identity of the gas? So obviously PV equals to nRT apply करेंगे इसके ऊपर, और आप जानते हैं कि number of moles is always equals to
मास अपॉन mr, सही है। और अगर मैं यहां से mr कैलकुलेट कर लूं तो मुझे आइडेंटिटी ऑफ गैस मालूम हो जाएगी। मास आपके पास है 0.65, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन गिवन है, प्रेशर आपको 101 किलो पैस्कल है, इसको पैस्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 101,000 पैस्कल। वॉल्यूम आपके पास 400 cm क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻6 कर दीजिए, तो यहाँ से mr आपके पास आ जाएगा 40.12। अब ये 40.12 ऑब्वियसली हीलियम से मैच नहीं करेगा, क्रिप्टन से मैच नहीं करेगा, नियॉन से मैच नहीं करेगा, तो क्लोज आंसर इज A and therefore A is going to be the right answer. Question number 7, under which conditions will nitrogen behave most like an ideal gas? आप जानते हैं अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर फॉलो करती है तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन हाई टेम्परेचर और दूसरी कंडीशन लो प्रेशर। इन दो कंडीशंस के ऊपर गैसेस follow ideal behavior. So low, high temperature and low pressure is B. B is going to be the right answer. All right. Next question. Two reactions and their enthalpy changes are shown. Okay. ये enthalpy changes given है. These data can be used to calculate the enthalpy change for a reaction shown. Okay. अच्छा देखिएगा जरा, सबसे पहली बात यहाँ पर इथीन जो है वो प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि यहाँ पर इथीन रिएक्टेंट साइड पे है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन फ्लिप दिस इक्वेशन। तो जब मैं इस इक्वेशन को फ्लिप करूंगा ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी फ्लिप हो जाएगी, यानी -175.8 से +175.8 हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन को फ्लिप कर देता हूँ, इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, C2H4 एरो C2H2 प्लस H2 और डेल्टा H की वैल्यू बेटा हो जाएगी आपके पास +175.8। इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज कॉपी कर लेना है, और मैं इस इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करूंगा इंक्लूडिंग वैल्यू, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट साइड पे हैं और ये कार्बन और हाइड्रोजन भी यहाँ रिएक्टेंट साइड पर है। तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इस इक्वेशन को सम अप करना है। तो देखिए ये 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन से कैंसिल, ये इथीन इस इथीन से कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 2C प्लस H2 एरो C2H2। तो यहां से डेल्टा H आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, +228। तो +228 is going to be D. I hope it makes sense to you. Question number 9. Ethane dioic acid can be oxidized by KMnO4 in dilute sulfuric acid. The products of this reaction are carbon dioxide, water, potassium sulfate, and magnesium 2 sulfate. Okay. In this reaction, each ethane dioic acid molecule loses 2 electrons as it is oxidized. A half equation for this process is shown. So, examiner ने half equation दे दी है ethane dioic acid की. How many water molecules are produced when 5 ethanoic acid molecules are oxidized by KMnO4 in dilute sulfuric acid? Okay, so आयन इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करके हम MnO4 नेगेटिव की इक्वेशन खुद से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव is converted into Mn2 plus। यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है इसलिए मैं यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाऊंगा। यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए प्रोडक्ट साइड के ऊपर, राइट। तो मैं यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयंस अप्लाई करूंगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाऊंगा। अब जाहिर सी बात है मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, तो फॉर दैट मैं इस को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। दैट्स हाउ वी कैन बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। फाइनल इक्वेशन होगी हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16 हाइड्रोजन आइंस प्लस 5HO2 CO2H arrow 10 CO2 plus 10 hydrogen ions plus 2Mn2 plus 8H2. A question says, how many water molecules are produced when 5 ethanoic acid molecules are oxidized? So when 5 ethanoic acid molecules are oxidized, how many water molecules are formed? 8 water molecules are formed. The right answer is going to be D. Question number 10. Hydrogen iodide gas decomposes reversibly, producing iodine vapor and hydrogen. Guys, reaction is endothermic. The position of equilibrium for this reaction may be altered by changing the external conditions. Which row correctly describe the change in position of equilibrium? Effect of increasing the pressure. Effect of increasing the pressure के लिए हम सबसे पहले reactant side के moles determine करते हैं, which is 2, और product side की भी moles determine कर लेते हैं, which is 2. और हमने आपको ये कहा था कि if number of moles are same on both the side, there will be no change of equilibrium under these external condition, right? So या तो आंसर C है या फिर आंसर D है। फिर वो कह रहे हैं effect of increasing the temperature. Since the reaction is endothermic, and if you increase the temperature, equilibrium favors towards right hand side. So this is going to be the right answer. Next, the reaction between sulfur dioxide and oxygen is reversible. Okay, make sure कि note करेंगे Kc की value given है मुझे at 1000 Kelvin. In an equilibrium mixture at 1000 Kelvin, sulfur dioxide concentration is 6 mole per dm³. The sulfur dioxide concentration is twice as the oxygen concentration. What is the sulfur dioxide concentration? Okay, so guys, first of all, what we can do is कि हम यहाँ पर Kc लिखते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 पावर स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल्स हैं, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इसके 2 मोल्स हैं इसलिए पावर स्क्वायर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज गिवन व्हिच इज 6, इसका स्क्वायर कर लीजिए. Kc की वैल्यू गिवन है 280, उसको लिख लीजिए. सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज ट्वाइस, तो मैं इसको 2x कर लेता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ. तो अगर ये 2 टाइम्स था तो ऑक्सीजन 1 टाइम हो जाएगा, तो मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, राइट. सो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 280 इक्वल्स टू 36 ओवर 4x क्यूब. ठीक है, फिर आप यहां से x क्यूब निकालिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय 280 into 4. फिर आप यहां से निकालिए 36 डिवाइडेड बाय 280 into 4 becomes 1120. आप यहां से क्यूब रूट ले लीजिए, ठीक है, और यहां से भी क्यूब रूट लीजिए. तो यहां से क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.3178. तो आप नोट करें, आपने ऑक्सीजन को x से रिप्रेजेंट किया था, इसका मतलब ये जो आपने अमाउंट निकाला है ये ऑक्सीजन का है. सही, आपको अमाउंट किसका निकालना है? सल्फर डाइऑक्साइड का, और वो 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन है उसकी. तो आप क्या करोगे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपने ऑक्सीजन की निकाली है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे. राइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.636
for sulfur dioxide. For sulfur dioxide, तो 0.636 का लिखा हुआ है, D में लिखा है, D is going to be the right answer. Okay, question number 12 है आपके पास, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ये मैंने क्वेश्चन तकरीबन 3 टाइम्स करवाया आपको, तो ये आज रिपीट हुआ है. 1.15 gram of a metallic element needs 300 cm³ of oxygen for complete reaction under room conditions to form an oxide which contains this. तो आपके पास mass of metallic element है, volume of oxygen is given. What could be the identity of the metallic element? मैंने आपसे ये कहा था कि ट्रायल एंड एरर की बेस पे आप इसको कर सकते हैं, और इसको अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो ये कि आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू हर एलिमेंट का मास डिटरमिन करें, और जो मोल्स आपके पास आएंगे, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करें, फ्रॉम दैट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हर एलिमेंट का मोल डिटरमिन करें, उसको उसके AR से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा. अगर वो मास इस वाले मास से टैली हो जाए तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. दूसरा तरीका ये कि आपको इन सब के AR गिवन है, ये मास गिवन है, तो इन सब के मोल्स निकाल लीजिए. जब आप इनके मोल्स निकालेंगे तो फिर उसके बाद आप क्या करें, आप नोट करें कि ऑक्सीजन के मोल्स को कोरिलेट करके इक्वेशन के साथ आप चेक कर लीजिए किसके मोल्स टैली हो रहे हैं. जिसके मोल्स टैली होंगे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ये 2 पैटर्न है इसको अटेम्प्ट करने के, कोई थर्ड पैटर्न नहीं है. और मैंने फर्स्ट वाला पैटर्न आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, राइट? तो हम उसी को फॉलो कर लेते हैं. एंड राइट आंसर आई बिलीव इज डी. देखिए हम बता देते हैं. हम सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं. तो हम 300 को डिवाइड कर देते हैं 24,000 cm³ से. 300 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 24,000 cm³ से, तो इट्स गोइंग टू बी 0.0125 मोल्स. हम जानते हैं कि सोडियम when burned in oxygen it will turn to sodium oxide. ये 4 मोल है, ये 1 मोल है. अगर 0.0125 मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ सोडियम कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सोडियम हो जाएंगे आपके पास इंटू 4, 0.05. ठीक है. अब जाहिर सी बात है आपने मोल्स ऑफ सोडियम डिटरमिन कर लिए, तो आप मास ऑफ सोडियम निकालेंगे. मास ऑफ सोडियम निकालने के लिए 0.05 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 से, तो इनटू 23 इट्स गोइंग टू बी 1.15 ग्राम. अब ये जो मास है एग्जैक्टली इस गिवन मास से टैली हो गया, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. और यही फॉर्मेट ABC के लिए भी मैंने लिया था, यानी ट्रायल एंड एरर की बेस पे. Next question, the relative melting points of 4 consecutive elements in the periodic table are shown in the graph. The elements all have proton numbers less than 20. Which element is in group 16? तो आप जानते हैं कि highest melting point हमेशा किसका होता है? सिलिकॉन का. And silicon belongs to group 14 of the periodic table. ठीक है. तो अगर ये ग्रुप 14 है तो ये वाला एलिमेंट ग्रुप 15 हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट ग्रुप 16 हो जाएगा. माय राइट आंसर इज सी. ठीक है बेटे. नेक्स्ट, सब्सटेंस X reacts with water. Okay, X जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से. A gas is given off and the pH of the solution increases. The solution is then reacted with sulfuric acid and a white precipitate forms. What could substance X? Okay. So B and D is wrong because barium oxide और magnesium oxide को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं गैस रिलीज नहीं होती कोई, लेकिन जब बेरियम और मैग्नीशियम को आप वाटर में प्लेस करते हैं गैस रिलीज होती है. तो हम इक्वेशन बना लेते हैं. यहाँ पर आप देखें, हम वाटर के साथ जब इसको रिएक्शन करवाएंगे इट विल टर्न टू बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड
हाइड्रोजन गैस। वो कह रहे हैं जो सोल्यूशन बना है वो रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम सल्फेट एंड वाटर में। और आप जानते हैं कि बेरियम सल्फेट हैज अ वाइट प्रेसिपिटेट्स, सो ए माइट बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का वाटर के साथ स्लो रिएक्शन होता है तो इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो वो तो कह रहा है, चलिए हम इसको और मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी पीएच 14 होती है क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। और इसकी पीएच जो है वो 9 होती है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है और ये वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, नंबर 1। नंबर 2, ये सॉल्युबल होता है जबकि ये इनसॉल्युबल होता है, तो आपको प्रेसिपिटेट्स एंड में सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट के मिलेंगे एंड देयरफॉर बेरियम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं आपसे सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बेरियम नाइट्रेट सेपरेटली अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन यूजिंग प्योर रिएजेंट्स। मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। एक्सेस NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बेरियम नाइट्रेट को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा। HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा और एक्सेस NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक, वो आपसे कह रहे हैं M, N and P आर मैग्नीशियम कंपाउंड्स, Q, R and S आर बेरियम कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दिस आर वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो बेटा वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको पता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, व्हिच इज व्हाई B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ये सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, इनके वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आ सकते। Question number 16. Concentrated sulfuric acid is added to separate solid samples of sodium chloride, sodium bromide, and sodium iodide. Which sample does sulfuric acid acts as an oxidizing agent? Acts as an oxidizing agent की बात कर रहे हैं तो obviously बेटा as an oxidizing agent अगर वो behave कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन दोनों केसेस में वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो ब्रोमाइड को जब कन्वर्ट करते हैं इनिशियली HBr में, सही है। तो C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्योंकि ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एज एन एसिड बिहेव करेगा, ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि सोडियम क्लोराइड के साथ एज एन एसिड बिहेव करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर इसलिए गलत क्योंकि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, एज एन एसिड बिहेव नहीं कर सकता, इसलिए C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज the reaction of bromine with warm NaOH produces products with same oxidation number in the same ratio as the reaction of chlorine with hot NaOH. Okay. In one reaction between bromine and warm NaOH, 30.2 gram of product containing sodium, bromine, and oxygen is produced. What mass of sodium hydroxide has reacted? So, guys, first of all, आप equation बेटा बनाएंगे सबसे पहले।
सही है जी, इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। वो ये है आपके पास 6NaOH plus 3Br2 5NaBr plus NaBrO3 plus 3H2O। ऑलराइट, अब आप जानते हैं कि मुझे प्रोडक्ट का मास गिवन है, यानी इस कंपाउंड का मास मुझे गिवन है, तो मैं सबसे पहले इस कंपाउंड के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। मोल्स ऑफ NaBrO3 ये हो जाएगा आपके पास 30.2। इसको डिवाइड कर दीजिए NaBrO3 के MR से, विच इज 150.9। तो यहां से बेटा मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 0.2। ठीक है, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन NaOH और NaBrO3 में रेशो 6:1 का है। अगर आपने NaBrO3 के मोल्स कैलकुलेट किए 0.2, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे आपके पास? ये हो जाएंगे बेटा आपके पास 1.2 मोल्स। मुझे मोल्स ऑफ NaOH आ गया, मुझे मास ऑफ NaOH डिटरमिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं NaOH के MR से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं 1.2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 से, तो जब मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48 ग्राम। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी D। क्वेश्चन नंबर 17। At 550 degrees Celsius, nitrogen dioxide reacts with unburnt hydrocarbons fragments such as CH3 in the catalytic converter of a motor vehicle। ठीक है, आप नोट करें ये CH3 रिएक्शन कर रहा है NO2 से, कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Which row gives the energy change for this reaction and a possible reaction for it? अच्छा, पहली तो बात ये कि डेटा बुकलेट से कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आपको पता चल जाएगी, which is 410। इसकी वैल्यू गिवन नहीं है डेटा बुकलेट के अंदर, इसको छोड़ दीजिए। नाइट्रोजन की वैल्यू बेटा डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है 944। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है बेटा 805 और OH की बॉन्ड एनर्जी गिवन है 460। तो आप नोट करें, लेस energy is absorbed in bond breaking, whereas more energy is released in bond formation, which means net reaction is going to be exothermic because more energy is released than absorbed according to O level chemistry। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, पहला कंक्लूजन हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं more energy is released than absorbed, hence reaction is exothermic। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं डबल बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन NO2। बेटा अगर डबल बॉन्ड्स ब्रोक हो रहे हैं NO2 के, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो एंडोथर्मिक होता है ना। तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है तो ऑब्वियसली फिर वो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज सी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक होगा। जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कह रहे हैं मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा HF की वैल्यू भी नेगेटिव होंगी। ठीक है, which statement is correct? Ammonia reacts with alkalis
to form ammonium ions. Wrong, because ammonia is the only alkaline gas. It cannot react with alkali. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपका. फिर वो कह रहे हैं आपसे अमोनियम क्लोराइड कंटेन आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट्स करेक्ट. It might be the correct answer, but let's move on to the next option. The ammonium ions react with acid. Ammonium ions खुद conjugate acid होते हैं, acid से reaction नहीं कर सकते, तो again ये भी गलत. The bond angle in ammonium ion is approximately 107. गलत, क्योंकि 109.5 डिग्री होता है, तो right answer is B. फिर वो कह रहे हैं the diagram shows two different compounds. ये 1, ये 2. What is the total number of structural isomers including compound 2 that could be formed by a second methyl group to the ring of compound 1? Okay. Okay. And the next is the number of pi electrons in each compound. Guys, एक pi bond आपके पास ये है, दूसरा pi bond आपके पास ये है, तो 1 pi bond equals to 2 electrons, so 2 pi bond equals to 4 electrons. So answer either B or D. But first of all, we need to work out for the structural isomers. Okay. Structural isomers. देखो ये CH2 है, यहां पर भी CH2 है, ये भी आपके पास CH2 है, यहां सिर्फ H है, और यहां पर भी H है, और ये भी H होगा बेटा आपके पास. ठीक है. अब आपने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो एक अल्काइल ग्रुप हम इस हाइड्रोजन की जगह पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप हम इस हाइड्रोजन की जगह पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप हम इस हाइड्रोजन की जगह पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप हम इस हाइड्रोजन की जगह पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक अल्काइल ग्रुप हम इस हाइड्रोजन की जगह पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बच्चे कहते हैं सर हम इस जगह पर हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं रिंग ऑफ कंपाउंड 1. तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिंग में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो टोटल कितने अल्काइल ग्रुप्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन को हटाकर? 1 2 3 4 5. तो 5 कहां पर लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, which means D is going to be the right answer. ठीक है. और उन्होंने हमें बताया कि एक हाइड्रोजन गया तो देखिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हुआ. राइट. तो उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की इस स्ट्रक्चर को देखे कि हम हाइड्रोजन हटाएंगे और अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू नीड टू गेट दैट पॉइंट कि जी हाइड्रोजन रिमूव करो, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करो इनटू द रिंग. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं विच कंपाउंड हैज द मोलेकुलर फॉर्मूला C6H10O. तो ये तो बहुत आसान है. काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं. 2 4 6 7 and 3 10 and 1 ऑक्सीजन एटम. तो राइट आंसर इज ए. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही फॉर्मूला टैली हो गया इससे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड reacts with 2-methyl-butene. So basically 2-methyl-butene is an unsymmetrical alkene. Hydrogen bromide is an unsymmetrical reagent. So according to Markovnikov rule, आपको एक major product मिलेगी, एक minor product मिलेगी. Examiner is asking about the major product. So let's do this reaction. 2-methyl-butene. 1 2 3 4. ये butene हो गया, ये 2-methyl हो गया. और अब हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से. आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक मेजर और एक माइनर. मैं पहले माइनर प्रोडक्ट लिख लेता हूं. CH3 CHBr. नहीं, एक मिनट. CH3 CH Br CH. हाइड्रोजन ऐड किया मैंने.
CH3 CH कार्बन, ये CH3 आ गया और ये CH3। अब मुझे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है, राइट? मार्कोनिकोव रूल सेज कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ unsymmetrical reagent goes to that double bonded carbon atom where we have more hydrogen atoms। तो मैंने H यहाँ लगाया, Br यहाँ लगाया। अब जो ये मेजर प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली, तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करके बनी है। माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा? CH3 CH C CH3 CH3। माइनर प्रोडक्ट में Br यहाँ आ जाएगा और H बेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये आपकी माइनर प्रोडक्ट है, वो हमसे मेजर पूछ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ लिखी हुई है। CH3 टेकन 2 कार्बन, कार्बन के साथ एक ब्रोमीन, फिर CH2 फिर CH3, ये बी में लिखा है तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं which reaction is most likely to involve in the formation of a positively charged intermediate। यार positively charged intermediate always form in SN1 reaction via tertiary carbocation। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि भाई टर्शियरी कार्बोकैटायन इसमें से नहीं, टर्शियरी कार्बोकैटायन नहीं, वाया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे SN1 में, तो पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बनेगा विच इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। मैंने और आपने मिलकर ये डिसाइड करना है कि जी कौन सा हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो ऑप्शन 1 स्ट्रेट अवे रॉन्ग, बिकॉज ये 1 ब्रोमोपेंटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसमें SN1 नहीं होगा, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। B इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये 1 ब्रोमो है, यानी फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैच हुआ हुआ है, इसका मतलब ये भी आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये भी SN1 रिएक्शन नहीं करेगा। कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन C एंड D। मैं C के लिए बात कर लेता हूँ, C का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 1 2 3 4। 1 ब्रोमो कह रहे हैं तो ये 1 ब्रोमो आ गया। 3 मिथाइल कह रहे हैं, ये 3 मिथाइल आ गया। तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए क्योंकि ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो राइट आंसर इज डी। अब डी को देख लेते हैं। 1 2 3 4। 2 ब्रोमो कह रहे हैं, 2 मिथाइल कह रहे हैं, ये भी CH3, ये CH2 और ये CH3। तो बेटा ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया आपका, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। एंड ऑब्वियसली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाएगा आपके पास। तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, 24। The infrared spectrum of a substance with empirical formula C2H4O is given. Okay. Which bonds are responsible for peak X and Y? तो बेटा जो peak X है वो CH को रिप्रेजेंट करेगा, तो या तो आंसर ए है अभी, और जो Y है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये कार्बोनाइल की पीक है, तो ये कार्बोनाइल की पीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। Question number 25. The structure of quinine is shown. Okay. Quinine is synthesized by reacting ammonia with dibromo compound X. Dibromo का मतलब 2 ब्रोमीन होंगे कंपाउंड X में, और उसको रिएक्शन करवा रहे हैं हम अमोनिया के साथ। What is the name of compound X? Okay, तो ट्रिक है यहाँ पर, और ट्रिक ये है कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड,
ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसका मतलब ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच था, ब्रोमीन जो है वो फिफ्थ कार्बन एटम पे अटैच था, जब ही तो अमोनिया से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनी है। चेक कर लेते हैं हम सही कह रहे हैं या गलत। ये CH2Br हो गया, 1 2 3, इसके बाद CH2Br हो जाएगा, सॉरी CHBr, एंड देन फिर उसके बाद क्या अटैच है, CH2 CH2 CH3। अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली बेटा यहां से ब्रोमीन, यहां से H, यहां से ब्रोमीन, यहां से H, दोनों मिलकर बना लेंगे HCl। तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ये बनेगी कि ये NH हो जाएगा आपके पास, फिर इस NH के बाद ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, CH2, सही। फिर आपके पास क्या है, CH2, फिर आपके पास क्या है, CH2, फिर आपके पास क्या है, CH2, फिर आपके पास क्या है, CH, इस CH के साथ क्या अटैच है, CH2 CH2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही तो है, इसका मतलब फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन अटैच था, तो ये हो जाएगा 1,5 डाइब्रोमो, और ये लॉन्गेस्ट चेन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी कंसीडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। 3-methylhexane-3-ol reacts with hot concentrated sulfuric acid to form several isomeric compounds with a molecular formula C7H30. How many isomeric compounds could be formed in this reaction? Okay. हमने आपसे ये कहा था कि आप OH हटा दीजिए और जिस कार्बन के साथ OH अटैच किया है उस कार्बन पे प्लस चार्ज लेकर आइए। तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से भी हो सकता है, सही है। तो जब इस कार्बन एटम से होगा तो बेटा मैं एल्कीन बना देता हूं, आपको डायरेक्टली यहीं से बना देता हूं, ठीक है, ये जगह नहीं है मेरे पास। ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, राइट। अब आप जानते हैं कि यहां पर CH2 है, और जब यहां पर CH2 होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि दो सिमिलर हाइड्रोजन एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो गए, राइट। नो सिस एंड ट्रांस, एल्कीन तो बन रही है लेकिन सिस ट्रांस नहीं बनेगा, राइट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भाई ये भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में इस कार्बन एटम से कर लूं। जब मैं इस कार्बन एटम से करूंगा तो बेटा एल्कीन ये बनेगी, राइट। और आप नोट करें यहां पर एक हाइड्रोजन है, राइट, ये आपका इथाइल हो गया, ये आपका CH3 है, ये आपका इथाइल हो गया। तो सिमिलर ग्रुप सेम डायगोनली अटैच्ड हुए हैं, सेम साइड पे जाएंगे तो सिस हो जाएगा, तो यहां सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहां से ये भी तो बन सकता है कि अगर मैं ठीक है, ये प्लस चार्ज आ गया, राइट, और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन एटम, तो जाहिर सी बात है आप प्रोडक्ट ये बनाओगे,
एक मिनट, ये हो जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा आपके पास दिस वन। तो अब नोट करें, ये भी CH3 है, ये भी CH3 और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की सेम साइड पे, तो सिस डायगोनली अटैच्ड हो जाएंगे, तो ट्रांस, तो सिस ट्रांस यहां से भी मिलेगा आपको। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 आइसोमर्स हो गए। तो राइट आंसर इज बी 27. An organic compound T undergoes the following reaction. T is oxidized by hot acidified potassium magnate 7. T reacts with sodium to give hydrogen. Okay, तो बेटा ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन कभी भी सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये टर्शियल अल्कोहल है एंड टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शियल अल्कोहल do not oxidize. The right answer is A. Compound X is treated with two reagents successively forming compound Z. What could Z be? Okay. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपके पास जो Y है वो ये बनेगा, यानी एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये COCH3 एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा CHOH CH3 COOH। ये आपका Z हो गया। ये Z चेक करें कहां पर लिखा हुआ है, A में लिखा हुआ है, तो A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट ने इसको क्यों नहीं रिड्यूस किया, क्योंकि ये वीक होता है, वन स्टेप रिडक्शन होती है, तो वो कीटोन वन स्टेप रिडक्शन की वजह से सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ एल्डिहाइड का कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास, इसलिए हम उसको लेंगे भी, COOH को कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। Which reagent may be used to distinguish between propanol and ethanol? आप जानते हैं इस प्रोपेनॉन में, अच्छा प्रोपेनॉन इज कीटोन और इथेनॉल इज अल्कोहल। सो 2,4-DNPH टेस्ट यूज हो सकता है क्योंकि वो कीटोन में पॉजिटिव होगा, अल्कोहल में नेगेटिव होगा, सही है। तो बेटा डी और सी इज रॉन्ग बिकॉज ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड में होते हैं और यहाँ एल्डिहाइड गिवन नहीं है। ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ब्रोमीन वाटर ना कीटोन से रिएक्शन करता है ना अल्कोहल से, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Which compound is chiral? So we need to make structures for everyone, for every option. 1 2 3 4 carbon is butane, 1 chloro, 3 methyl, 1 2 3। सो बेटा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये दो सिमिलर ग्रुप एक ही कार्बन एटम से अटैच हुए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी को देख लेते हैं, 1 2 3 4, 2 chloro, 2 methyl, ये भी गलत इसलिए क्योंकि दो सिमिलर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं इसके साथ। सी को देख लेते हैं, 1 2 3 4, वो कह रहे हैं 2 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये कायरल कार्बन आ गई इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपके पास, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, एंड दिस एंटायर थिंग इज फोर्थ ग्रुप। ये कायरल कार्बन एटम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, तो सी माइट बी द राइट आंसर। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, 3 क्लोरोपेंटीन, 3 क्लोरोपेंटीन देख लें, 1 2 3 4 5, ये क्लोरीन आ गया, ये CH, ये CH2 CH3, ये CH2 और ये CH3, तो ये भी गलत इसलिए क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an atom of calcium 48 can form 2+ ions, which statement about this ion is correct? Calcium
का एटॉमिक नंबर होता है 20 और 48 दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर। तो 20 अगर एटॉमिक नंबर है तो 20 प्रोटॉन्स होंगे, और 2 प्लस चार्ज है तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 48 माइनस 20 अगर है तो ऑब्वियसली बेटा 28 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं इट हैज 20 प्रोटॉन्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं इट हैज 28 न्यूट्रॉन्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट हैज 22 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात रॉन्ग है, इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद फिर बेटा वो आपसे कह रहे हैं 4 elements W, X, Y and Z have electronic configuration as shown। फिर वो कह रहे हैं which formally represents compounds that have a boiling point below room temperature and pressure। below room temperature pressure पे boiling point है, इसका मतलब कोई covalent molecule बन रहा होगा, राइट। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहां बन रहा होगा। चलें देखिए, इसका सिंपल से शॉर्टकट ये है कि ये आपके पास मेटल है बिकॉज इट इज फाउंड इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी आपके पास मेटल है बिकॉज इट इज फाउंड इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो Y और Z जो है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो Y और Z से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे इस ऑप्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, वो गलत होंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक होगा, राइट आंसर इज डी। सही है। आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल, और ये भी आपके पास क्या है, नॉन मेटल, राइट। इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -2, राइट। इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बना लेंगे। अच्छा, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन 2 मेथड हो गए। एक तो मैंने इस तरह से बताया कि भाई ये मेटल्स हैं, ये यूज नहीं होंगे, जो यूज नहीं होंगे तो मेटल Y और मेटल Z वाले कंपाउंड्स इग्नोर कर दीजिए, तो राइट आंसर इज डी। दूसरा मैंने ये बताया कि भाई ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका मतलब ओनली वन इज करेक्ट। आप ये भी तो कर सकते हैं, देखिए कि ये कार्बन होगा बिकॉज इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका प्रोटॉन नंबर 6 होगा, राइट। ये इसका एटॉम, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। तो ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये CO2 बन रहा है। तो आप इस तरह से भी जज कर सकते हैं, ठीक है। जज करने के तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें। Which statement about enthalpy changes are correct? The enthalpy change of atomization is always positive. That's right. फिर वो कह रहे हैं the enthalpy change when a CC bond is broken is positive. तो bond breaking is always positive. ये भी ठीक है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं the enthalpy change of neutralization of a weak acid is always negative. ये बात भी बिल्कुल ठीक है because enthalpy change of neutralization is always exothermic. तो right answer is A. फिर वो कह रहे हैं when vanadium and pepsin can both act as a catalyst, vanadium is a metal, pepsin is an enzyme. Which statement are correct for both vanadium and pepsin? They will speed up any chemical reaction. Guys, any chemical reaction नहीं है। वेनेडियम जो है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होगा ना, कहीं और तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। They can lower the activation energy, that's right, क्योंकि एंजाइम और कैटलिस्ट दोनों एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। They are not used up, बिल्कुल सही बात है। At the end of the reaction दोनों रिकवर हो जाते हैं as it is। तो right answer is C। 35, which oxide when placed in cold water for 1 day will react with water? Okay, so will react with water is basically आप जानते हैं कि ये दोनों 1 डे रखें या 1 वीक रखें या 1 मंथ रखें, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, और ये पार्टली सॉल्युबल होता है। तो अगर आप 1 डे के लिए रखेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है।
फिर वो कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब व्हिच गैसेस आर फॉर्म। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये भी ठीक है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। 37. Which statement about polyalkenes are correct? Polyalkenes do not react with bromine in the dark. आप जानते हैं कि polyalkenes are basically alkanes, right? And alkanes always react with bromine in the presence of sunlight. So when it is a dark, reaction cannot take place. तो ये statement बिल्कुल ठीक है. Disposal of polyalkene by combustion can produce harmful products. That's also right. कौन सी harmful products release होती हैं ये पता होना चाहिए. Environmental chemistry अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो आपको पता चलेगा डायोक्सिन्स होते हैं, ठीक है, डायोक्सिन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड होता है ये। डॉग्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है ये। उसके बाद पॉली एल्कीन्स डू नॉट रेडली बायोडिग्रेड, बिल्कुल सही बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 38, कंपाउंड Y reacts with alkaline aqueous iodine to form a yellow precipitate। तो alkaline aqueous iodine इसमें भी रिएक्शन करेगा, इसमें भी रिएक्शन करेगा, इसमें भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि इथेनॉल में पॉजिटिव टेस्ट आता है आयोडोफॉर्म का, यहाँ CH3CO ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, यहाँ भी CH3CO ग्रुप है तो यहाँ भी आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट। वो कह रहे हैं आपसे changes the color of warm acidified potassium dichromate 6 solution। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आप जानते हैं cannot oxidize, ketone cannot oxidize, राइट। तो आयोडोफॉर्म का तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी मेड बाय सेवरल डिफरेंट रिएक्शंस, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट? एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस विल मेक इथेनोइक एसिड, रॉन्ग। अगर मैं इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगा इट विल टर्न टू प्रोपेनोइक एसिड, ये रॉन्ग हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटानॉल विल मेक ब्यूटानोइक एसिड, बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी अल्कोहल है, आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड में, तो इट्स राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विल मेक प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। Carboxylic acids react with alcohols to produce ester. Okay. Carboxylic acid X forms one ester only with molecular formula C5H10O2. Okay. Okay, ये है आपके पास C5H10O2। Okay. Issue is फाइव कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, राइट? वेट कीजिएगा जरा, ठीक है। देखिए, अगर मैं इथेनोइक एसिड ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है 5 में से 2 कार्बन एटम्स तो एसिड में आ गए, तो 3 कार्बन एटम का अल्कोहल हो जाएगा। सो 3 कार्बन एटम का जो अल्कोहल है वो प्रोपेन 1 ओल भी हो सकता है, 3 कार्बन एटम का अल्कोहल जो है वो प्रोपेन 2 ओल भी हो सकता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी एस्टर बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी एस्टर बनेगा। तो बेसिकली यहां से कितने एस्टर फॉर्म हुए? 2 एस्टर फॉर्म हुए, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इथेनोइक एसिड अगर प्रोपेनॉल से रिएक्शन करता है तो प्रोपेनॉल प्रोपेन 1 ओल भी हो सकता है, प्रोपेन 2 ओल भी हो सकता है। प्रोपेन 1 ओल जब बनेगा
तो एस्टर बनेगा जिसका फॉर्मूला ये होगा। जब प्रोपेन 2 यूज होगा तब भी एस्टर बनेगा जिसका फॉर्मूला ये होगा। तो वो तो 2 एस्टर बन गए, जबकि वो कह रहा है फॉर्म्स 1 एस्टर ओनली। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जाहिर सी बात है सिर्फ 2 का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2 और 3 का ऑप्शन तो होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर इज सी। तो हमने ट्रिक ये समझा दी है कि अगर सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है तो आंसर डी होता है, और अगर फर्स्ट वाला गलत हो जाता है तो आंसर सी होता है। ये शॉर्टकट आ गया आपके पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।